फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में खत्म किया था केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना इक्विलिब्रियम जो है वो 2 पार्ट में है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग गई होगी कि उसमें ला शास्त्री प्रिंसिपल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अल्टीग्रेट साइंस का ये बैच चल रहा है। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका हो जाएगा। एक्सपेक्टेड अभी दिसंबर में है, फिर भी अगर दिसंबर से भी डिले होता है तो जनवरी और फरवरी में हो जाएगा, ठीक है? वो तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि टीजीटी से काफ़ी अलग चीज़ इसमें पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं आज, इसीलिए ये वो टॉपिक्स अभी मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री के जो आपके टीजीटी में नहीं आपने किए, जो टीजीटी में आपने नहीं किए। भई काफ़ी लोग टीजीटी का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड साइंस का थोड़ा सिलेबस अलग है। तो जो अलग है, पहले मैं वही करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो जाए। आपको ये पता लग जाए, अच्छा ये चैप्टर हमारा छूट जाता, तो ये चैप्टर पहले कराया। ठीक है? वही सीरीज़ चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करने वाला हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो है तो इक्विलिब्रियम ही, उसी कांसेप्ट को माइंड में रखते हुए चलेंगे। बट चीज़ें जो आएँगी, छोटी-छोटी चीज़ें और बड़ी-बड़ी हम सारी क्लियर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें एक टॉपिक आता है आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले कि भई जो आयन्स होते हैं वो बनते किस चीज़ से हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य सब्सटेंसेस होते हैं जो मतलब एक तरह से आयनाइज़्ड हो जाते हैं और आयन्स बनाते हैं और उन्हीं आयन्स का इक्विलिब्रियम हमें समझना है। तो कौन से विद्युत अपघट्य इस चीज़ में काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वो सब हमें समझना है। तो जनरली जो विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इन 2 के बारे में ही हम अभी बात करेंगे। सो ये कह रहे हैं वे पदार्थ जो विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। छोटी-सी बात है। पूर्णतः आयनित मतलब क्या? पूर्णतः आयनित मतलब होता है कि मान लो हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, जल में, है ना? वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा? HCl पूरी तरह से जितने भी उसके मोल्स होंगे, जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे टूट जाएँगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सारे के सारे मोल्स टूट जाएँगे किसमें? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें क्या पता लगा? दैट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ये क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। ओके, व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। जब इन्हें पानी में घोला जाता है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। ये कह रहे हैं वे पदार्थ जो विलयन में आंशिक रूप से घुलते हैं। इट मीन्स सब्सटेंसेस दैट आर ओनली पार्शियली आयनाइज्ड। तो ये कैसे होते हैं? पार्शियली आयनाइज्ड। मतलब कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ अगर इन दोनों के वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का भी 100-100 मॉलिक्यूल्स मैं लेकर के पानी में घोलूँ, ठीक है? तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएँगे, आयनाइज्ड हो जाएँगे, आयन बन जाएँगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? 100 में से लगभग ऐसा आ जाएगा 50% के आस-पास इसका कैटेगरी रह जाएगी। ठीक है, 50% टूट जाएँगे, 50% रह जाएँगे और ज़्यादा भी हो सकता है, 60-70 भी हो सकता है, मतलब 100% नहीं अचीव कर सकते आप वहाँ पे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ये पार्शियली आयनाइज़्ड होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, ये सब होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्ज़ाम्पल लिख लो। एग्ज़ाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले तो एसिड वाले देखो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। 3 तो यही सबसे कॉमन एसिड्स हैं। इसके अलावा आप एक NaOH और KOH की सीरीज़ रख सकते हो। NaOH, KOH, KCl, NaCl, ओके, ये भी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये मत समझो कि एसिड एंड बेसिस है। देखो ये एसिड्स हो गए, ये बेस हो गए और ये सॉल्ट हो गए। तो सबके सब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी अगर ये वाटर में डिसॉल्व किए जाएँगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज़्ड हो जाएँगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें पता लग गया, पूरी तरह से आयनाइज़्ड नहीं होंगे। जो दुर्बल अपघट्य हैं, वो पूरी तरह से आयनाइज़ नहीं होंगे, थोड़े बहुत उनमें से बच जाएँगे, यानी उनका जो डिसोसिएशन रेट होगा, वो कम होगा। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं कौन-कौन से हैं? CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है? इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है H3PO4,
ये तो लिखा हुआ भी है दोनों, ठीक है। H3PO4 इसी के साथ एक और आता है H3BO3, ओके। और क्या होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी होता है, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा अमोनियम का दूसरा सॉल्ट बन सकता है, अमोनियम कार्बोनेट भी आ सकता है, NH4 होल ट्वाइस CO3 एंड HCN। ये सभी हमारे क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो समझ में आया, सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की थी, हमने पढ़ लिया। ओके, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई डाउट? चलो, यहाँ तो कोई आई थिंक डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर कोई है तो बताओ। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो हमारा केस आता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, आयनिक साम्य क्या है। तो ध्यान से समझना, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, लाइक HCl है, तो ये तो टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, दो आयंस बनाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपोजिट चला जाएगा, टूट जाएगा पूरी तरह से। हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मान लो कोई AB है, ठीक है, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब ये टूटेगा तो आयन बनाएगा, मान लो A पॉजिटिव और B नेगेटिव। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या करेगा, जैसे ही आयंस बनाएगा, ये आयंस वापस से जुड़ करके फिर से AB बनाएंगे, यानी फिर से एसिड्स बनाएंगे या बेस जो भी होगा वो बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे। तो ये चीज होती है। अब इसी में हम क्या पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सो इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन डिसोशिएट्स इनटू अपोजिटली चार्ज आयन। ये बात मैंने बताई कि मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले क्या होता है आयंस में टूटता है, आयंस में टूटता है, अपोजिट चार्ज आयंस में टूटता है, एंड द अपोजिटली चार्ज आयंस आल्सो रिकंबाइंड टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और बाद में क्या होंगे, ये आयंस आपस में कंबाइन हो गए, फिर से AB यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है कि AB टूट करके A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव बना रहा है, और A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आपस में जुड़ के, आयंस आपस में जुड़ के फिर से वही हमारा AB बना रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे हैं। समझ गए? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सो इन दिस वे an equilibrium is established between the undissociate molecule and the ions of electrolytes which is called ionic equilibrium। अब क्या होगा, देखो weak electrolytes टूटेगा, आयंस बनाएगा, आयंस जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे। अब ये प्रोसेस ऐसा होगा जब दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन पे हम इसको कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के। ये कहानी यहाँ भी है, समझ गए? बस यहाँ पे क्योंकि आयंस बन रहे हैं तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम है, समझ गए? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं NH4OH का। तो NH4OH क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहले तो टूटता है किस में, अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, दो आयंस में टूटता है। अब ये दो आयंस वापस से जुड़ के क्या बना लेते हैं, NH4OH बना लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। इसी तरह से CH3COH है, एसिडिक एसिड है। ये एसिडिक एसिड क्या करता है, ये एसिटेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, वापस से दोनों जुड़ कर गए, फिर से एसिडिक एसिड बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, और एक आयनिक इक्विलिब्रियम पे जब ये प्रोसेस आके रुकता है, उस समय जितनी तेजी से इलेक्ट्रोलाइट टूटकर आयन बना रहा है, उतनी तेजी के साथ आयन वापस जुड़कर इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? बहुत छोटी सी चीज थी, अच्छे से एक्सप्लेन मैंने की। ठीक है, तो कुल मिला के आप मुझे बताओ, पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी करेंगे, लेकिन मेनली जो हमारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि वही वापस से जुड़कर आयंस वापस से जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो बहुत बार आ रहा है, बना रहा है आयंस वापस जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो टूटकर आयंस बना रहा है, और आयंस बना जुड़कर वापस के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो यहीं से एक चीज आती है आयनन की मात्रा, कि कितनी आयनन हो रहा है, कितने परसेंट आयनाइजेशन हो रहा है, या उसके कितनी डिग्री है। सो दिस इज आयनन की मात्रा, और वी कैन से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का आप समझ भी रहे होंगे क्या मतलब है, कि कितने मॉलिक्यूल्स थे, कितने आयनाइज हो गए, बस उनका रेशो।
सो विलयन में घोले गए विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह भाग जो आयनित होता है विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कहलाता है. सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन दैट गेट आयनाइज्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनन की मात्रा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आयनित अणुओं की संख्या जितने आयन्स बन गए वो डिवाइडेड बाय आयनन से पहले कुल अणुओं की संख्या कि आयनन से पहले आपने लिए कितने थे. अब स्टार्टिंग में मैंने एक बताई थी अल्फा बराबर मैंने कितने मॉलिक्यूल्स कहा था कि मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके 50 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, टोटल आपके पास 100 थे, तो क्या हो गया 50/100 दैट इज 1/2 हो गया. 0.5 का हमारा फैक्टर है गया. समझ गए, ये एक एग्जांपल था जो स्टार्टिंग में मैंने बताना चाहा था. समझ गए, तो इसकी बात कर रहे थे. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. कंसेप्ट क्लियर है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ में भी आ गया होगा. तो इट इज नंबर ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर आयनाइजेशन या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज क्लियर हुआ. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक, समझ में आया. अब यहाँ से एक लॉ आता है ऑसवाल्ड का तन्यता नियम. ऑसवाल्ड के तन्यता नियम को कराने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है तो फ्रेंड्स उसको जरूर अपना क्लियर रखें क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपको ये समझने में, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा ही दूंगा. चलिए शुरू करते हैं. ये कहते हैं स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, फिर से विद्युत अपघट्य कौन सा ले रहे हैं, दुर्बल वाला. तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी मोलर सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, मान लो ए बी है कोई, वियोजन की मात्रा यानी आयनन की मात्रा उसकी मोलर सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है. ठीक है, इसका मतलब ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/c का अंडर रूट. ये कह रहा है, इससे पूरी कहानी इसकी ये है. समझ गए, अब समझो, नहीं समझे तो भाई अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा. ये अल्फा जो है हमारा क्या है, वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा है. ये व्युत्क्रमानुपाती है मोलर सांद्रता के वर्गमूल के, तो अंडर रूट 1/c. ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1/√c, बात एक ही है. तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c. ओके, इतनी बात क्लियर सबको. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि सांद्रता घटाने या फिर तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा अल्फा बढ़ती है. इट मींस डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज. यानी कि अब देखो ध्यान से सुनना, हमें पता है 1/c का मतलब क्या है, 1/c का मतलब है डाइल्यूशन. समझो ध्यान से, इसका मतलब है कम सांद्रता. ठीक है, अगर सी की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी ना तो सांद्रता कम होगी. यहाँ ध्यान देना, 1/c में यदि सी की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, अर्थात तनुता बढ़ रही है. तनुता मतलब डाइल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ. अब सुनो ध्यान से, हमें ये पता लग गया, तो हमें ये भी तो पता लग गया कि अल्फा अगर जो बात करें, ठीक है, तो अल्फा अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट सी के. ठीक है, तो अल्फा अगर इंक्रीज हो रहा है तो सी डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे जैसे विलयन की सांद्रता घटाओगे, विलयन की सांद्रता घटने पर अल्फा का मान बढ़ता है. ये आपका पॉइंट हो गया. अब इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना. ठीक है, चलो ये हमें पता लग गया. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर हुआ, एक हमें क्लियर हो गया. ठीक है, यहाँ से ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया कि ऑसवाल्ड का नियम क्या है. समझ गया ऑसवाल्ड का नियम क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा उसकी मोलर सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है. ये चीज है. अब इसको हम समझते हैं कंसेप्ट से कि इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है. ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लेते हैं कंसिडर ए जनरल आयनिक रिएक्शन. एक आयनिक रिएक्शन लिखते हैं कि एक सब्सटेंस है ए बी जिसका आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. ठीक है, ये है. अब इनिशियली अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं
इनिशियली मुझे बताओ ए बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी मान सकता हूँ, इनका क्या है 0 0। भाई इनिशियली केवल सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट तो होता नहीं, तो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन तो सी, बाकी का 0 0। अब आगे क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चली गई, यानी कुछ ना कुछ ए बी जो है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, टूट गया। तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी इंटू 1 माइनस अल्फा, भाई जितना कॉन्सेंट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग घटेगा, अब उसी के अकॉर्डिंग इसका बनेगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा। समझ गए भाई, सी क्या है, सी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने मोल्स किसी के घटे उतने ही मोल्स दूसरे के बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ सी रख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे सी अल्फा और सी अल्फा सी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर सी में से सी अल्फा घटा है उतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से कि क्या मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह के की वैल्यू लिख सकता हूँ। के बराबर क्या होगा, के बराबर होगा ए पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा। अब इन सब की वैल्यू रखो, सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा, क्योंकि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ गया, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक सी से एक सी कैंसिल, ये बच गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के। तो के बराबर क्या आ जाता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ के है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वियोजन स्थिरांक क्या है, ये वियोजन स्थिरांक। इतनी बात क्लियर। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, इसमें तो कहीं भी अल्फा का और जो पहले रिलेशन देखा वो नहीं दिख रहा है हमें। इसमें हमें पता लग गया के बराबर क्या आया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आया। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो कहीं अल्फा और सी में रिलेशन दिख नहीं रहा, तो दिख रहा है। अब देखो, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमें पता है अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा जो होता है वो बहुत ही कम होता है, एक से बहुत कम। तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को सिर्फ और सिर्फ 1 मान लूं, ऐसा आप कर सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो के बराबर सिर्फ क्या रह गया, सी अल्फा स्क्वायर रह गया। अब जब सी अल्फा स्क्वायर हो गया, तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर बराबर ये लिख दूं के अपॉन सी, और अल्फा बराबर मैं ये लिख दूं क्या, के अपॉन सी का अंडर रूट, हाँ या ना। और यही चीज तो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, के तो कांस्टेंट है, तो के अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां से लिख दूं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सी, अंडर रूट 1 अपॉन सी, ये भी तो लिख सकता हूँ यहीं से। दिस इज अवर ऑस्टवाल्ड लॉ, ये हमारा ऑस्टवाल्ड का नियम कहलाता है। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। 1 अपॉन सी क्या होता है, डाइल्यूशन। मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, डाइल्यूशन बोल रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब आप यहां से एक लाइन लिख लो, सांद्रण करने पर, सांद्रण कम करने पर या तनु करने पर, तनु मतलब विलयन को डाइल्यूट करने पर आयनन में वृद्धि होगी। समझ गए, बात क्लियर है। यानी कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे ना तो वो ज्यादा आयनाइज हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ओके जी, हुई बात क्लियर, आया समझ में, अच्छा लगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो और चीजें समझते हैं इसमें। अब आता है हमारे पास बहुक्षारक अम्लों का वियोजन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स। पॉलीबेसिक एसिड का समझो, मान लो एक ऐसा एसिड है जो एक से ज्यादा H प्लस लॉस कर सकता है, तो वो क्या करता है, वो एक सम से 3 नहीं लॉस करता, वो एक एक करके लॉस करता है, और हर एक स्टेप का जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का। ओके, इसका अब हमें पता है इसमें 3 हाइड्रोजन है। अब ये 3 हाइड्रोजन एक साथ नहीं निकलते, ठीक है, ये निकलते हैं एक एक करके। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, H3PO4 को टूटता है, ये बनाता है H2PO4 नेगेटिव,
और इसमें से एक H पॉजिटिव निकल जाता है। यहाँ से K की जो वैल्यू आती है वो आती है 7.5 इंटू 10⁻³ ये वाली। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल अच्छे से। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें H2PO4 जो नेगेटिव बचा है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, HPO4 2 नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए जो Ka2 ये 1 मान लेते हैं स्टेप 1 का, ये 2 मान लेते हैं। तो Ka2 की वैल्यू क्या आ गई 6.2 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। HPO4 2 नेगेटिव में से भी अब एक हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये सिर्फ PO4 3 नेगेटिव रह जाएगा, एक हाइड्रोजन अब निकल गया। तो कुल मिला के ये 3 स्टेप में निकला और इसके लिए K3 की वैल्यू क्या आ गई 4.8 इंटू 10⁻30 ठीक है। तो स्टेप 1 में था, ये स्टेप 2 में और ये स्टेप 3 में। अब यहाँ से आप एक बात तो बताओ, अगर मैं इनके K की वैल्यू देखूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं ये कह सकता हूँ Ka1 सबसे ज्यादा है, उससे कम Ka2 है, उससे कम Ka3 है। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे पहला आयनाइजेशन होता है वो सबसे टिपिकल होता है और उसके लिए वियोजन स्थानांक का जो मान होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और वियोजन स्थानांक के मान से आप ये भी कह सकते हो कि वो बहुत प्रबल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। तो हमने समझा कि अगर कोई एसिड है तो उसमें से एक-एक करके चीज़ें निकलती हैं। सेम इसी तरह से बेसिक में होगा। अगर आप कोई ऐसा बेसिक लो जिसमें 2-3 जुड़े हुए हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ CaOH होल ट्वाइस की और आप इसे ये कह दो कि ये टूटेगा, भई ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो पूरा टूट जाएगा, लेकिन कोई अगर वीक वाला है, मैं उसके लिए बता देता हूँ, तो ये कैसे टूटता? ये ऐसे टूटता कि पहले एक निकलता, COH नेगेटिव पॉजिटिव वाला बनता और OH नेगेटिव इसमें से एक निकलता। लेकिन क्योंकि देखो ये आयनिक है, इसमें नहीं होगा। ठीक है? तो जो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जो वीक वाले ओके। ओके, क्लियर हुआ वीक एसिड्स और वीक बेस के लिए सेम। अब आता है ये कांसेप्ट जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%। अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिटी ऑफ एसिड्स। यदि दो दुर्बल अम्ल Ha और Hb के वियोजन स्थान ज्ञात हैं, तो उनकी प्रबलता यानी अम्लीय सामर्थ्य की गणना हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वियोजन स्थानांक। हमें पता होना चाहिए उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। सो अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है उनके लिए कि K कितना है, Ka मान लो, एसिड है तो Ka मान लो। तो अगर ये पता है तो हम इजीली उनकी कंपैरेटिवली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिड है, कौन सा कम एसिड है। सो एसिडिटी ऑफ Ha अपॉन एसिडिटी ऑफ Hb। अब ये कहोगे आप सर ये क्या है HANB? समझो ध्यान से, ये ना दो एसिड्स हैं। एक एसिड A वाला है, उसको हमने लिख दिया Ha, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और A मतलब वो एसिड है A। B के लिए लिख दिया B, ठीक है HB। तो एसिडिटी ऑफ Ha अपॉन एसिडिटी ऑफ Hb विल बी इक्वल टू अल्फा Ha अपॉन अल्फा Hb इज इक्वल अंडर रूट KHA अपॉन KHB। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इससे अगर आपको कांस्टेंट पता है, KHA की वैल्यू या KHB की वैल्यू पता है, तो आप इजीली ये निकाल सकते हो कौन ज्यादा एसिड होगा, कौन कम एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज सुनो ध्यान से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एसिडिटी है, जो इसका रिलेशन आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KHA के? भाई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भले ही पावर लग जाए लेकिन है तो वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस और नो? तो अगर मैं ये कह दूं कि KHA या फिर Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिटी उतनी ज्यादा, ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक दूसरे की साथ बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सो कुछ अम्लों की अम्लीयता का क्रम निम्नलिखित है। अब ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि इनको एसिडिक ऑर्डर में लगाओ। तो एसिडिक ऑर्डर में देखो, ये जो है क्लोरीन के एसिड है, ठीक है। पहला है HClO4, दूसरा है HClO3, HClO2, HCl। तो ये जो है, अब आप देखो इनका एसिडिक ऑर्डर ये है और ये इंपॉर्टेंट है कि HClO4 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है और OHCl वाला सबसे कम। उसके बाद HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl और HNO3, इनका ऑर्डर ये है। यानी सबसे प्रबल जो एसिड होता है इन सब में वो कौन सा होता है? HClO4। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अम्लों की हमने अम्लीय सामर्थ्य देखी, तो अब बेसिक की भी देख लो, क्षारों की क्षारीयता देख लो, बेसिसिटी ऑफ बेस।
वियोजन स्थिरांक ज्ञात होने पर दो क्षारों की तुलना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। भाई हमें पता है जैसे एसिड में से H पॉजिटिव निकलता है, इसी तरह से बेस में भी तो OH नेगेटिव निकलता है जनरली। अगर हम OH वाले बेसिस की बात करें तो, ठीक है, तो उसमें से OH नेगेटिव निकलता है। तो इसके लिए हम बेसिसिटी कैसे देखेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम। मान लो दो बेस हैं इस बार, एक तो AOH है और एक BOH है, ठीक है। तो इसके अगर कंपैरिजन करना है तो इन्होंने कहा इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से कर लो, या तो अल्फा AOH अपॉन अल्फा BOH इज इक्वल अंडर रूट KAOH, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कर लो चाहे, और चाहे डिसोसिएशन कांस्टेंट से कर लो, बात एक ही है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो बेसिसिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ओके, अब आप कहोगे सर आप ये सबसे ज्यादा चीजें बताते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली, क्योंकि चीजें बनती हैं यहाँ से। ओके, तो इसमें से हम देखो कुछ बेसिस दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर ये है। तो इसमें से CH3 होल ट्वाइस NH, यानी कि क्या है, ये डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सॉरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है। उसके बाद प्राइमरी वाला दैट इज मिथाइल अमाइन होता है। फिर उससे कम कौन सा होता है, ये ट्राइमिथाइल अमाइन। और इन सबसे कम बेसिक होती है अमोनिया। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है और कैसे उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट आते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने मेनली जो आज कंसेप्ट पढ़ा वो सॉल्व कर लो। और हमने ये देखा कि अल्फा में और डिसोसिएशन कांस्टेंट में और कॉन्सेंट्रेशन में तीन चीज, एक अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड सी द कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। ये हमने अच्छे से पढ़ा समझा, और एक दूसरे के कारण क्या क्या चीजें चेंज होती है वो भी हमने इसमें देखी। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हुई पक्का? तो यहां तक हो गया। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आज साथ साथ कर लेते हैं ताकि हमें ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ये क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अनअपघट्य है? अनअपघट्य मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, गलती मत कर देना, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकता। तो क्या NaCl, ये तो है, CaCl2 भी है, C12H22O11 ये नहीं है बिकॉज इट इज शुगर और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, इसका डिसोसिएशन नहीं होता। ओके, उसके बाद आता है CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट्य जल में विलय होकर अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाते हैं, तो विद्युत अपघट्य के विघटन की मात्रा बढ़ती है। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर स्प्लिट इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट आयन, ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटने के बाद अपने कांस्टीट्यूएंट आयन में, मतलब पानी में घुलकर अपने कांस्टीट्यूएंट आयन में टूट गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं जो विघटन की मात्रा है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कब बढ़ती है? सांद्रता बढ़ाने से, सांद्रता कम करने से, तापमान बढ़ाने से, ऐसे पदार्थ की उपस्थिति से जो आयनीकरण में सहायता करे। तो ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके? डाइल्यूशन के। अल्फा जो होती है आपको बताया अभी मैंने, वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/c। तो सांद्रता कम करने से बढ़ता है, सांद्रता कम करने से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसे, वियोजन की मात्रा, विघटन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनन की मात्रा, बात एक ही है। और ये सब बढ़ती है कब? जब हम सांद्रता कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक मोनोप्रोटिक अम्ल 1.00 m विलयन में 0.01% आयनित होता है तो इस अम्ल का आयनन स्थिरांक क्या होगा? अब क्वेश्चन आ गया, ये हमें सॉल्व करना है। हमें क्या बताना है? आयनन स्थिरांक। आयनन स्थिरांक का मतलब के बताना है कि के कितना होगा। मोलैरिटी दी हुई है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.00 m का। और ये जो दिया हुआ है अल्फा नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, अल्फा नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज आयनाइजेशन दिया हुआ है। और परसेंटेज आयनाइजेशन से अल्फा निकालते हैं। मैं आपको लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख लेना फॉर्मूला, अगर छूट गया हो तो परसेंटेज आयनाइजेशन डिवाइड बाय 100, इससे निकालते हैं। तो ये परसेंटेज आयनाइजेशन दिया हुआ है, तो इससे हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर 0.01 डिवाइड बाय 100। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10⁻⁴। क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। ओके, ये आ गया। अब हमें सी भी पता है, अल्फा भी पता है, तो के निकालना है। क्या दिक्कत है? निकाल सकते हैं इजीली। के का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर, यही तो होता है भाई। के का फॉर्मूला तो यही होता है, अल्फा बराबर ही तो अंडर रूट के अपॉन सी होता है, लेकिन के बराबर तो क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो गया? सी दैट इज 1.00
तो 1 ही मान लो, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, तो k इज इक्वल क्या आ गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये हमारा आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो k निकालने के लिए भी आ गया, k का फॉर्मूला भी हमें याद हो गया हाथ के हाथ। अब आप कहेंगे सर इसमें ना हमने 1 माइनस अल्फा क्यों नहीं रखा। अब 1 माइनस अल्फा की बात समझो क्यों नहीं रखा, कि अगर मैं 1 में से अल्फा घटाऊं, अल्फा कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -4 आ रहा है। अगर इसको वैल्यू को मैं देखूं भाई, ये बहुत ही माइन्यूट वैल्यू आ रही है, इसको अप्रोक्सीमेशन 1 किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है k बराबर क्या होता है, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होता है। लेकिन यहाँ 1 माइनस अल्फा को हमने अप्रोक्सीमेशन 1 किया हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं मैंने कुछ छोड़ा है तो वो ऐसे उड़ा दिया हवा में, नहीं, रीजन था इसलिए। 5% तक भी अगर होता है, 1% पे चल जाएगा, 1-2% पे भी चल जाएगा। अगर 5% है तब आपको 1 माइनस अल्फा रखना पड़ेगा। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, शुगर, ये सोडियम एसिटेट। तो फ्रेंड्स इनमें से जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो है सोडियम एसिटेट, CH3COONA, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। यूरिया की बात करूं, यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वही विद्युत अनअपघट्य, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर या शक्कर। ठीक है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कौन सा बचा, सोडियम एसिटेट ही बचा था बस। ओके क्लियर, तो इस तरह की चीजें भी आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि अल्फा तो आयनन की कोटि, यानी अल्फा इन्होंने क्या कहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, सी दुर्बल विद्युत अपघट्य का सांद्रण, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, एंड के अम्ल का आयनन स्थिरांक, एंड द के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि अपने अपने नॉर्मल फॉर्म में है। अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, और के भी अपना नॉर्मल सा वही डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तब इसने ये कहा, फॉर्मूला बताओ कौन सा करेक्ट है, इनका रिलेशन कौन सा करेक्ट है। द करेक्ट रिलेशनशिप इज, पता ही है हमें तो, अल्फा बराबर क्या होता है, √k/c, ये होता है। ठीक है, अगर आप पहले वाले की बात करें तो पहले वाले अगर अल्फा स्क्वायर में लिखना पड़ जाए तो अल्फा स्क्वायर बराबर k/c होता है, अंडर नहीं लगता, फिर एक ही बात है, खैर पता ही होगा। सो कौन सा आंसर आया इसमें से, आंसर आया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड, जनरली ये जो के ए लिखा रहता है, ये जनरली उस केस में रहता है जब ए बराबर एसिड है। ठीक है, और अगर के भी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बी बराबर बेस है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाकी है डिसोसिएशन कांस्टेंट ही, तो फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप लिखो या ना लिखो। तो क्लियर हुआ जी, 5 क्वेश्चन अच्छे लगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल इंक्रीज, अब तो बता दो। चलो ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखना, आंसर इन कमेंट। ओके, छाप दो फटाफट इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अनंत तनुता पर प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों का प्रतिशत आयनन कितना होता है। अनंत तनुता, फ्रेंड्स अनंत तनुता का मतलब क्या होता है, 1/c की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इंफिनिटी, और इस पर इन्होंने कहा कि आयनन प्रतिशत कितना होता है, अल्फा नहीं, अल्फा इंटू 100 कितना होता है, ये इन्होंने पूछा। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है ना वो होता है 100%। क्या होता है, 100%। क्यों, क्योंकि देखो उस केस में जो अल्फा होता है वो बहुत ही कम वैल्यू देगा। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू 100 100, तो 100% हो गया। समझ में आया, नहीं नहीं आया, चलो समझो। अल्फा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, यही तो होता है, यही तो होता है ना, हाँ यही होता है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर मुझे बतानी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा इंटू 100, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है जो अल्फा है वो 1/c से इस तरह से रिलेटेड है,
1/c क्या होता है? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन इसने क्या कहा? अनंत है, यानी 1/c की वैल्यू दे दी इंफिनिटी। दे दी है कि नहीं? बताओ। तो अगर मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो 1 नहीं हो जाएगी क्या? समझ रहे हो? इन्फिनिटी पे बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने से अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और एट इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं? अल्फा शुड बी मैक्सिमम, विल बी 1। कब? एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब जो हमारा डाइल्यूशन है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, अनंत पे पहुंच जाए, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दैट्स व्हाई परसेंटेज डिसीजन कितना होगा? 100%। ठीक है, तो इनफिनिट डाइल्यूशन पे याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं, और परसेंटेज डिसीजन 100% होता है सबका, चाहे प्रबल हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे कोई हो, सबका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किस विलियन में आयन उपस्थित होंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल द आयन बी प्रेजेंट? इनमें से किस में आयन होंगे? भाई आयंस किस में बनेंगे? आयंस बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक को, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आयंस तो उसी में बनेंगे, उसके अलावा सबको हटा दो। जल में सुक्रोज दैट इज शुगर नहीं बनेंगे, चीनी आयन नहीं बनाती। CS2 में गंधक नहीं बनेंगे, CS2 में सल्फर डाल लो, सल्फर काहे की आयन बनाएगा? नहीं बनाएगा। जल में सीजियम नाइट्रेट इन्वर्टर, सीजियम नाइट्रेट होता है CsNO3, भैया ये तो आयन बनाएगा तुरंत, CS पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ये बनाएगा, क्योंकि ये एक आयनिक सब्सटेंस है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है सीजियम नाइट्रेट, तो ये तो बनाएगा। जल में एथेनॉल नहीं बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, आयन नहीं बनाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हो गया क्लियर? समझ में आ गया? बस। क्वेश्चन नंबर 9, आयनन की कोटि को कौन प्रभावित नहीं करता है? इस बार ये कहना, विच डज नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, विलायक का प्रकार या धारा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छा भी है और कंसेप्ट भी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस किस पे डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? या वैसे तो नॉन पूछा है, विच डज नॉट अफेक्ट, बट हम अगर अफेक्ट की बात करें तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन है, एक बार उनकी कहानी सुन लो। वो है सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ सोल्यूट, आपका सोल्यूट ही डिसाइड करेगा कि वो घुले या ना घुले। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये डिसाइड करेगा कि मैं किसी को घोलूं या ना घोलूं। तीसरी चीज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूट उतना ज्यादा आयनाइजेशन। फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करेगा रिएक्शन किस टाइप की है, ठीक है, तो वहां से वो डिपेंड होगा। तो कुल मिला के टेम्परेचर पे भी है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पे भी है, तो फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप बता भी सकते थे वैसे कि इसमें हमने अब तक इलेक्ट्रिक करंट का कोई जिक्र नहीं किया, तो डी से यानी धारा से कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक दुर्बल अम्ल HA का के वैल्यू जो है 1.00 इंटू 10⁻⁵ है, इसके लिए उन्होंने के ए वैल्यू दे दी 1.00 इंटू 10⁻⁵। इस अम्ल के 0.100 मोल्स को 1 लीटर जल में घोला गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। उसने कहा मोल घोले में है, मोलर सांद्रता नहीं है, मोल्स 1 लीटर जल में घोले, तो कॉन्सेंट्रेशन इजीली निकल सकता है। साम्य पर विघटित अम्ल का प्रतिशत क्या है? परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, डिसोसिएशन परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकाल देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो के तो पता ही है, सी बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, N/V। भाई सी कौन सा निकालता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं? 0.1, 100 एक ही बात है 0.1, और डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी 0.1 m आ गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या गया? 0.1 m। याद रखना, ये गलती मत करना, याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया। अब और क्या बताना है इसमें? और इसमें बताना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला लिख भी दिया था, हमें क्या चाहिए होगा? अल्फा। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ठीक है, तो हमें अल्फा चाहिए। तो अल्फा बराबर क्या होता है? अंडर रूट K/C। तो जो भी कुछ होता है, मैं फॉर्मूले से कभी अलग नहीं चलता, मैं जस्ट फॉर्मूले पे चलता हूँ। तो अल्फा बराबर क्या होता है? K/C। तो अंडर रूट K की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁵ रख दूं, और C की वैल्यू कितनी है? 0.1।
तो 0.1 से अगर मैं पॉइंट हटाऊं ऊपर जाके, ये एक पॉजिटिव में चला जाएगा ना भाई। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे वाला 10 ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना रह गया 1 इंटू 10⁴ माइनस के, ये रह गया। अब इसका अगर अंडर रूट करते हो तो अल्फा बराबर क्या आएगा 10⁻²। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया। अब मुझे बताओ परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आया, अल्फा इंटू 100, 10⁻² मल्टीप्लाई 100, 1 आ गया है। तो भाई 10⁻² का मतलब क्या है 1/0.001 या 1/100, ठीक है। और 100 से 100 कैंसिल, 1 आ गया। या तो 0.001 रखो, 0.01 इंटू 100 करो, बात एक ही है, या फिर 1/100 इंटू 100 करो, बात एक ही है, एक ही आ गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया इसका आंसर, बी। तो फ्रेंड अब देखो, आज जो मैंने टॉपिक कराया था उसके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर करा दिया। कल को हम चलेंगे कुछ एसिड बेस कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, एसिड बेस कंसेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर चलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आने वाली हैं। ये बेसिक चीज थी अभी जो चली है। ओके, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, आप ग्रुप में जाके बताया कीजिए कि क्लास कैसी थी, जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।